हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में भी हम पी ब्लॉक के तत्वों के जो कारण के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में हैं, उनके बेस पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस जो आज हम करने वाले हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट भी हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। दो जो कारण हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, अब आगे के जो कारण हैं आपकी एनसीईआरटी में वो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे आपको ईजी नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। है ना, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं हेलोजन, ये तो हमें पता है कि प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, है ना, किस कारण से हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये कारण हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, लिखना है ना। 2 नंबर में या 3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और डेफिनेटली आने वाले हैं। है ना, जो कारण के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। है ना, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर क्या लिखा है कि सभी हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। है ना, जो हेलोजन होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब यह होता है कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने के लिए, अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने के लिए, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक इलेक्ट्रॉन क्यों प्रविष्ट कराया जाता है, क्योंकि हमें पता है ग्रुप 17 जो हेलोजन तत्व होते हैं उनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। है ना, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं या एक इलेक्ट्रॉन इनमें प्रवेश करा दिया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, 11th में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। है ना, तो अभी इतना डीप में हमें नहीं जाना है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक एक वर्ड पर फोकस करेंगे, एक एक वर्ड में आपको समझाऊंगा। है ना, टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब आप समझ गए क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है हेलोजन तत्वों में, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या प्रकृति भी अधिक होती है ना। वही बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति भी अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो भी अधिक होती है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराना, जो ऊर्जा मुक्त हुई वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये क्यों लेंगे, क्योंकि इनको सख्त जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, बहुत ही तगड़े भिखारी होते हैं हेलोजन। है ना, आपको पता है ये, है ना, अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रबल प्रवृत्ति होती है इनमें, इसीलिए हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब आगे क्या लिखा है कि ऑक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर घटती जाती है, कम होती जाती है ना। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ अगर जाएंगे, हम ग्रुप में सबसे टॉप से लगा के बॉटम की तरफ जाएंगे, सबसे ऊपर से सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, है ना। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक क्षमता होती है फ्लोरीन की, उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता कम होती जाएगी। है ना, यहाँ पर वही लिखा है कि F2 की सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक क्षमता है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम होती है आयोडीन की। ठीक है, तो इतना सा लिखना है आपको, है ना। 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं। है ना, हेलोजन रंगीन होते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है कि हेलोजन तत्व रंगीन दिखाई देते हैं। तो लिखा है कि हेलोजन समूह के सभी तत्व रंगीन होते हैं। है ना, हेलोजन समूह के जो जितने भी तत्व हैं वो सब के सब रंगीन होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के सब रंगीन होंगे। है ना, लेकिन उनका जो कलर है वो अलग अलग रहता है ना। आगे लिखा है कि उनका रंग परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ गहरा होता जाता है ना, और गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी हेलोजन तत्वों का जो रंग है वो भी गहरा होता जाएगा। है ना, फ्लोरीन का रंग क्या होता है, पीला होता है ना। क्लोरीन का हरा पीला होता है, आपको पता होना चाहिए, हरी पीली गैस होती है ना क्लोरीन। फिर ब्रोमीन का रंग जो होता है वो भूरा होता है, ब्राउन कलर का, और आयोडीन का रंग होता है बैंगनी कलर का। ठीक है, तो फ्लोरीन
क्लोरीन और ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी जो कलर है वो भी और गहरा होता जाएगा, है ना। यहाँ पर पीला है, यहाँ पर हरा पीला हो गया, फिर और गहरा हुआ भूरा हो गया, और फिर और सबसे ज़्यादा गहरा हुआ तो बैंगनी कलर का हो गया आयोडीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे लिखा है कि हेलोजन में रंग उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन इस क्वेश्चन के लिए। ये तो रंग हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इनका रंग क्या होता है वो तो बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि हेलोजन रंगीन होते हैं, लेकिन कारण क्या है? कारण यही है, यहाँ पर लिखा है कि हेलोजन में रंग उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। अब दृश्य प्रकाश क्या मतलब है? दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का मतलब ये है कि हम जब देखते हैं, हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, है ना, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें घटित हो रही है जो हम देख रहे हैं वो सब के सब हम दृश्य प्रकाश के कारण ही देख रहे हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है विजिबल लाइट। ठीक है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो दृश्य प्रकाश के कारण देख रहे हैं। हमारी जो आँख की रेटिना है उस पर प्रकाश पड़ता है और फिर उसका प्रतिबिंब बनता है और हम देख पाते हैं। अब दृश्य प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आगे लिखा है कि अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप, है ना, अब क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिसके कारण ये तत्व रंगीन दिखाई देते हैं, है ना। अब जैसे ही दृश्य प्रकाश अवशोषित करेंगे ये हेलोजन्स, तो क्या होगा कि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर के कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं, है ना, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी कि अपने से ऊपर वाली ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे और फिर रंगीन दिखाई देते हैं, है ना। तो कारण इसका मेन यही है कि हेलोजन में रंग उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। जो विजिबल लाइट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और फिर रंगीन प्रकाश के रूप में बिखेर देते हैं, है ना। कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने से ऊपर वाली ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों होती है ना। नाइट्रोजन जो है वो फास्फोरस से क्रियाशीलता उसकी भिन्न होती है, तो क्या कारण है? लिखा है आंसर में कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक रूप में पाया जाता है ना। नाइट्रोजन को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? N2 के रूप में लिखते हैं, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये तत्व दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है ना। जो नाइट्रोजन का अणु है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कैसे? देखिए, नाइट्रोजन का जो बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो नाइट्रोजन का लुईस बिंदु प्रतीक हम बनाएंगे। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3, 4, 5, ये नाइट्रोजन का लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। इसी तरह से एक दूसरा नाइट्रोजन भी होगा और उसके बाहरी कोश में या अंतिम कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3 और 2, ये 5। तो इस तरह से देखिए ये N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन करता है ना। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, आगे ये आएगा कि N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है यहाँ पर, है ना। इसलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लिखा है यहीं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिबंध, है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N की उपस्थिति से इसकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है। इन बंधों को तोड़ने के लिए जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसीलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है। अब फास्फोरस में देखते हैं क्या लिखा है कि फास्फोरस P4 अणु से बना होता है ना। P4 अणु से बना होता है फास्फोरस, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N त्रिबंध की अपेक्षा P सिंगल बॉन्ड P एकल बंध काफी दुर्बल होता है ना। जो N ट्रिपल बॉन्ड N है इसकी अपेक्षा जो P सिंगल बॉन्ड P एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। और दुर्बल होता है तो क्या होगा कि ये आसानी से क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये फास्फोरस अलग हो जाएगा और ये दूसरा फास्फोरस ये भी अलग हो जाएगा, है ना। ये दोनों फास्फोरस अलग हो जाएंगे और फिर इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब अलग हो जाएंगे तो ये किसी ना किसी से जुड़ना चाहेंगे, है ना। तो जुड़ना चाहेंगे तो इसीलिए इनकी जो क्रियाशीलता है वो अधिक हो जाएगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस की क्रियाशीलता
ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एकल बंध होता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अतः नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है ना, कम एक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा। ठीक है, और क्यों होता है इसका रीज़न भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हीलियम का उपयोग गोताखोरी उपकरणों में क्यों किया जाता है। हीलियम जो होती है नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, उसका उपयोग गोताखोरी के उपकरणों में क्यों किया जाता है। सी डाइवर्स, है ना, जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर, उनके जो पीछे सिलेंडर लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनमें हीलियम का उपयोग होता है। तो क्या रीज़न है इसका, है ना, चलिए देखते हैं क्या रीज़न है। लिखा है कि हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जब गोताखोरी के उपकरण होते थे, उनमें क्या होता था कि ऑक्सीजन तो होती ही थी, अभी भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन पहले ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन का उपयोग होता था। अब ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का उपयोग होने लगा है ना। तो नाइट्रोजन को रिप्लेस करने का कारण यही है कि नाइट्रोजन जो होती है वो रक्त में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है ना, और हीलियम इतनी नहीं घुलती है या बहुत ही कम मात्रा में घुलती है, ना के बराबर विलय होती है ना। तो यही लिखा है कि नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होती है, जिससे गोताखोर को ऊपर आने पर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। अब हीलियम का उपयोग किया जाने लगा है, तो हीलियम क्या होती है, रक्त में कम विलय होती है, इसलिए ऊपर आने पर किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का पेन फील नहीं होता है समुद्री गोताखोरों को। तो यही कारण है कि हीलियम का उपयोग गोताखोरी उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन भी आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे आपने, और जो पहले दो क्वेश्चन हमने करे थे वो भी आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।